जी हाँ दोस्तों, तो क्या आंदोलन दबाने के लिए सरकार ने शुरू की वरिष्ठ पत्रकारों की गिरफ्तारियां? धड़ाधड़ क्यों हो रहे राजद्रोह के केस? बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ राहुल गांधी के वोट चोरी वाले कथित खुलासे के बाद में कि जब जन आंदोलन खड़ा हुआ और इस बीच में वरिष्ठ पत्रकारों की गिरफ्तारियां या उनके खिलाफ में राजद्रोह के केसेस लगाए जाने लगे? आखिर कौन है वो देश के वरिष्ठ पत्रकार जिनको धड़ाधड़ समन आ रहे हैं? और इन तमाम चीजों के बीच में क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी की सरकार घबरा रही है? विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं दोस्तों, अंत तक मेरे साथ में जरूर बने रहें। दोस्तों, पत्रकार जगत में एक बार फिर से प्रेस की स्वतंत्रता पर सवाल उठाने वाली घटना सामने आई। असम में बीजेपी की सरकार है। बीजेपी सरकार की पुलिस ने दवायर के संस्थापक संपादक सिद्धार्थ वरदराजन और वरिष्ठ पत्रकार, देश के जाने माने पत्रकार करण थापर के खिलाफ राजद्रोह के आरोप के तहत एक और एफआईआर दर्ज की है। इस कार्रवाई की पत्रकार संगठनों ने कड़े शब्दों में निंदा तो की, मगर इस मामले ने पूरे देश के अंदर एक नई तरह की बहस को जन्म दे दिया। दोस्तों, बीजेपी की सरकार वाली असम पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 12 अगस्त 2025 को सिद्धार्थ वरदराजन और करण थापन को समन जारी किया, जिसमें उन्हें 22 अगस्त को गुवाहाटी के पान बाजार स्थित क्राइम ब्रांच कार्यालय में पेश होने के लिए कहा गया। और उस समन में कहा गया कि जांच से संबंधित तथ्यों और परिस्थितियों का पता लगाने के लिए आपके खिलाफ पूछताछ के लिए सही आधार हैं। हालांकि समन के साथ एफआईआर के प्रति या मामले का कोई विवरण नहीं दिया गया, जो कि कानूनी रूप से अनिवार्य होता है। जबकि दोस्तों, दोनों वरिष्ठ पत्रकारों के खिलाफ सरकार के ऐसा करना, सरकार के जरिए कदम सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन है। यह नया समन उस दिन जारी हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने 12 अगस्त 2025 को उसी दिन दवायर और इनके पत्रकारों को असम पुलिस द्वारा मौरेगांव में 11 जुलाई 2025 को दर्ज एक अन्य एफआईआर, जिसमें किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से संरक्षण प्रदान किया था। आपको बताएं कि 12 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने नए राजद्रोह कानून की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली दवायर की याचिका पर नोटिस जारी किया था और जुलाई में मौरेगांव में दर्ज एक मामले में संस्थापक संपादक सिद्धार्थ वरदराजन सहित उनके पत्रकारों को असम पुलिस द्वारा किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा प्रदान की थी। मगर उसी दिन गुवाहाटी क्राइम ब्रांच ने राज्य पुलिस द्वारा दर्ज एक नई राजद्रोह एफआईआर में वरदराजन और वरिष्ठ पत्रकार करण थापर को फिर से समन दे दिया और उस संस्था को इसका कोई विवरण तक नहीं भेजा। इससे पहले मामले में उस संस्था द्वारा 28 जून 2025 को प्रकाशित एक लेख के आधार पर बीजेपी कार्यकर्ता की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें यह दावा था कि भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राजनीतिक नेतृत्व की बाधाओं के कारण लड़ाकू विमान गंवा दिए। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल बागची की पीठ ने दवायर की याचिका पर सुनवाई करते हुए बीएनएस की धारा 152 को संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया था। इसने इनके खिलाफ में कार्रवाई किए जाने पर रोक लगा दी थी। दोस्तों, सिद्धार्थ वरदराजन और करण थापर ने समन का जवाब देते हुए कहा कि वो किसी भी जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और कर्नाटका हाई कोर्ट द्वारा निर्धारित कानूनी शर्तों का पालन किया जाना चाहिए। और वो कहते हैं कि एफआईआर की प्रति और आरोपों की जानकारी के बिना उन्हें पूछताछ के लिए बुलाना गैरकानूनी है। अब ऐसे में गुवाहाटी में कानूनी प्रतिनिधियों ने बताया कि रजिस्ट्रार कोर्ट में इस नई एफआईआर का कोई जानकारी नहीं दी गई, वहां से नहीं मिली और असम में पत्रकारों को भी पुलिस से इस मामले की कोई जानकारी नहीं मिली। दोस्तों, इस नए एफआईआर नंबर जिसमें 3/2025 में भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस की धारा 152 यानी भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को खतरे में डालने वाले कार्य, धारा 196 यानी कि विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना, धारा 197D यानी 3/6, धारा 353, 45 और 61 के तहत आरोप लगाए गए। 152 धारा जो है भारतीय दंड संहिता यानी कि
124A राजद्रोह का नया रूप माना जाता है, जो आईपीसी की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मई 2022 में निलंबित कर दिया था। हालांकि इस पर पत्रकार समूह ने इसका खंडन किया और इसके खिलाफ में निंदा प्रस्ताव पारित किया, प्रहार किया। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया यानी कि पीसीआई और इंडियन विमेन प्रेस कॉर्प्स यानी कि IWPC ने इस कार्रवाई को प्रेस के खिलाफ प्रतिशोधपूर्ण करार देते हुए इसकी कड़ी निंदा की। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने अपने बयान में कहा कि असम पुलिस द्वारा इनके खिलाफ में 2 महीने में दूसरी FIR जो कि पत्रकारिता को दबाने की कोशिश को दिखाता है। संगठनों ने मांग की कि इस FIR को तत्काल वापस लिया जाए और BNS की धारा 152 को हटाया जाए। उधर मुंबई प्रेस क्लब ने भी इस मामले में अपनी आवाज बुलंद करते हुए कहा कि यह कार्रवाई प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला है, इसे बर्दाश्त नहीं होगा। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया यानी कि EGI ने भी असम पुलिस की FIR और समन जारी किए जाने की आलोचना की। दोस्तों, दवायर और इसके संपादक के खिलाफ यह कोई पहला मामला नहीं है। 2020 और 21 में भी उत्तर प्रदेश सरकार ने सिद्धार्थ वरदराजन के खिलाफ विभिन्न FIR दर्ज की थी, जिनमें कोविड-19 और धार्मिक आयोजन से संबंधित खबरों को लेकर उन पर फर्जी खबर फैलाने का आरोप था। इन मामलों में पत्रकार संगठनों और बुद्धिजीवियों ने सरकार की कार्रवाइयों को प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला बताया। दोस्तों, ये ताजा मामला एक बार फिर से भारत में प्रेस की स्वतंत्रता और पत्रकारों के अधिकारों पर सवाल उठाता है। पत्रकार संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस कार्रवाई को प्रेस को चुप कराने की कोशिश करार दी गई और उस संस्था ने साफ किया कि वो इस मामले में कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, प्रेस की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे। अब ऐसे में असम पुलिस की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। अब ये देखना है कि क्या ये विवाद किस दिशा में और आगे बढ़ता है, लेकिन यह साफ है कि यह घटना भारतीय पत्रकारिता के लिए एक अहम मोड़ साबित हो सकती है। अब ऐसे में दोस्तों, एक तरफ जबकि आप देखें कि सरकार की तरफ से किस तौर पर एजेंसियों और पुलिस का उपयोग या दुरुपयोग, आप जो शब्द चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके जरिए से किस अंदाज में क्या क्या धाराएं लगा करके उनके खिलाफ मुकदमे चलाए जाते हैं, मगर दूसरी तरफ जब ऐसे कोई मामले सत्ता पक्ष से जुड़े लोग या फिर उनकी खुद की IT सेल से जुड़े हुए मामले हों, उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। एक ऐसी स्थिति जबकि राहुल का आंदोलन जन आंदोलन बन चुका है, जोर पकड़ रहा है, तो फिर मामले की जानकारी मिलने पर देशवासी भी इसे सरकार का बदले की भावना से उठाया गया कदम मानकर चल रहे हैं। देश के लोग भी आवाज उठाते हुए कहते हैं कि इन मामलों को तुरंत वापस लेना चाहिए, BNS की कठोर धारा 152 को हटाया जाना चाहिए, जिसे गलत तरीके से लगाएगा, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19A में निहित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए खतरा है। जैसा कि असम पुलिस की कार्रवाइयों से देखा जा सकता है, BNS की धारा 152 का इस्तेमाल प्रेस को चुप कराने के लिए हथियार के तौर पर किया गया है। मगर दोस्तों, क्या वाकई इसका मौजूदा वक्त में सत्ता पक्ष के खिलाफ में जो स्थितियां हैं, जो भावनाएं हैं और जिस किस्म की तस्वीर दिख रही है, उससे कोई कनेक्शन है? कई सारे देश के वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक बुद्धिजीवी ये कहते हैं कि चूंकि मौजूदा वक्त में सरकार को यह लगने लगा है कि चुनाव आयोग के खिलाफ में, वोटिंग में धांधली के खिलाफ जो कुछ आंदोलन अब जन आंदोलन बनता हुआ दिख रहा है, अब ऐसे में एक तरीके से सरकार पत्रकारों के खिलाफ ऐसी कार्रवाइयां करके या फिर जिन पर पहले से कोई कार्रवाई चल रही थी उसमें और नई धाराओं को जोड़ करके और सख्ती बरत करके दरअसल एक मैसेज देने की कोशिश कर रही है। क्योंकि आप देखें दोस्तों, मेन स्ट्रीम मीडिया का वह हिस्सा जिसे आमतौर पर लोग पालतू मीडिया कहते हैं, वो इस जन आंदोलन को अपने यहाँ स्पेस बराए नाम भी नहीं दे रहा। कुछ लोग तो कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनट के लिए देते भी हैं, मगर एक तरीके से, पूरे तरीके से उसे गायब दिखाया जा रहा है। ऐसी स्थिति में क्या जिन लोगों ने इन खबरों को महत्वपूर्ण तरीके से दिखाया, उठाया, अब उनको प्रेशर मिलाने के लिए, दबाव डालने के लिए उन पर क्या इस किस्म की ये कार्रवाई भी है? राष्ट्रद्रोह का मामला, जबकि राष्ट्रद्रोह की परिभाषा क्या है, राष्ट्रद्रोह की परिभाषा क्या है? क्या ऐसे धाराओं को खत्म किए जाने की जरूरत अब नहीं है, जिस पर कई बार चर्चाएं तक हुई, मगर सरकारों के पास में यह हथकंडा दरअसल उनके खिलाफ उठती हुई आवाज को दबाने का
एक बड़ा कारगर हथियार साबित होता है। अब ऐसी स्थिति में देखना होगा कि जिस अंदाज में बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिया था और उसी दिन जिस हिसाब से बीजेपी सरकार की पुलिस ने उसके खिलाफ में कदम उठाया, अब आगे सुप्रीम कोर्ट क्या बड़ा कदम उठाता है, क्या कोई फैसला देता है। फिलहाल इंतजार करते हैं। आप क्या कहेंगे इन तमाम चीज़ों को लेकर के? अपनी बात कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।